नमस्कार। आईएनडी स्पेशल यूपी का रण पहला चरण में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की सभी 58 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। ये पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। इसमें 623 कुल उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पहले चरण में 11 जिलों में करीब बात करें तो 2.27 करोड़ मतदाता करीब हैं, यानी कि करीब 2.5 करोड़ के लगभग यहाँ पर मतदाता हो जाते हैं। बीजेपी सपा आरएलडी गठबंधन में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, एसबीएसपी भी पीछे नहीं है। और वोटिंग किन किन जिलों में हो रही है अगर हम उसकी बात करें तो शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में मतदान जारी है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वे तमाम जिले हैं जिनकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ये इतना अहम क्यों हो जाता है और देश में इसकी चर्चा क्यों हो रही है और क्यों अलग अलग राज्यों से तमाम नेताओं ने यूपी में जाकर प्रचार किया, इसके बहुत सारे मायने हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। और पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। वैसे तो उमेश घोरमोड़े जी, ये जाहिर सी एक बात होगी कि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से क्यों इसका टेलीकास्ट कर रहे हैं, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हम हमारे नेताओं को देखते हैं कि वो नोएडा गए, अलीगढ़ गए और शामली गए, वहां पर जाकर उन्होंने प्रचार किया, जाहिर सी बात है 2022 में यदि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी उत्तर प्रदेश चुनाव, जाहिर एक बात कह रहा हूं, है ना, चिंता मत कीजिए, और आप देखेंगे उसके बाद राज्यसभा में इसका असर मिलेगा। आप देखेंगे 2024 चुनाव के पहले इसका असर मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश इसीलिए बड़ा अहम हो जाता है। देखिए विवेक जी, हम एक राजनीतिक दल हैं और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे लिए एक पंच का चुनाव भी, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल से निर्भर नहीं करता है, फिर भी वह हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। एक निगम का चुनाव भी उतना ही मायने रखता है, विधायक का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी उतना ही मायने रखता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हमारे लिए मायने रखता है। और तमाम राजनीतिक दल है, चाहे वो भाजपा हो या अन्य राजनीतिक दल है, और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और सभी लोग अपने अपने स्तर पर अन्य राज्यों में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि आप चिंता ना करें। निश्चित तौर पे चिंता का भारतीय जनता कहीं कोई विषय नहीं है। चिंता का विषय तो अन्य दलों के लिए है, और खास करके इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और राज्यसभा की सीट का भी जिक्र किया, उसमें फर्क पड़ने का भी जिक्र किया, तो इन तमाम चीजों की हमको निश्चित तौर पे चिंता है। और हमने अपने आंतरिक तौर पर राजनीतिक दल होने के नाते अपने आप में बहुत कुछ सुधार किया। उसी का परिणाम रहा कि बीते चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ, बंपर बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए हैं। और 22 के अंदर में भी वह कमल उससे दुगनी ताकत के साथ खिलने जा रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने इस विषय में चिंतन नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस विषय में मंथन नहीं किया? जो केवल मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर में एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर गिनी जा रही है, और देश भर से जो कांग्रेस के नेता वहां पर जा रहे हैं उनके बारे में तो एक जुमला चल पड़ा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो निश्चित तौर पे चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ठगबंधन हुआ है, तो निश्चित तौर में वह ठगबंधन चलने वाला नहीं है। और आज जिस हिसाब से मतदान हो रहे हैं और मतदाताओं का भी लगातार रुझान निकल करके आ रहा है, तो उससे स्पष्ट है
कि जो बीते 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कहा था वो कर करके दिखाया है, चाहे वो किसानों का विषय हो, आम मजदूरों का विषय हो, आम नागरिकों का विषय हो, या कानून व्यवस्था का विषय हो, माताओं बहनों का विषय हो। 2 चरण के चुनाव हैं वो तो बीजेपी के लिए ही डिफेंसिव बोले जा रहे हैं। बोला जा रहा है ये जो 100 से ज्यादा सीटें हैं वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। और आप जो बात कर रहे हैं खासतौर से ये वेस्टर्न यूपी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि, हाँ आप गंगवानी जी बोलिएगा, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं घोरमोड़े जी से। तो ये वेस्टर्न यूपी इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन खासा प्रभावित रहा है इस क्षेत्र से। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर मैं किसानों की ही बात करूं तो हमने 26 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का काम किया है। हाँ। अगर मूल्यों की बात करें तो लागत से 1.5 गुना देने का काम किसानों को किया है। और कोरोना काल के अंदर में भी चाहे गन्ने का विषय हो या चीनी मिल का विषय हो, लगातार निरंतर एक आर्थिक सहारे के रूप में चीनी मिलें लगातार चलती रही है। ठीक है। 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना हमने देने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 12 से 17 तक की अगर हम बात कर लेंगे तो 750 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। और बीते 5 वर्षों के अंदर में इस प्रकार की कहीं कोई स्थितियां नहीं रही। और सबसे महत्वपूर्ण, कानून व्यवस्था आज माताएं बहनें सुरक्षित है और आपराधिक तत्व के लोग, गुंडा तत्व के लोग सलाखों के पीछे है। तो आज पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा बा और जनता की बल्ले बल्ले बा। तो निश्चित तौर पे जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे तो बाकी राजनीतिक दलों का तो पता नहीं, लेकिन जनता की बल्ले बल्ले होगी और भाजपा का कमल वहां पर खिलेगा। ठीक है, जनता की बल्ले बल्ले होगी, भाजपा का कमल खिलेगा। गंगवानी जी, अब तो भूपेश बघेल जी ने भी जिस तरह से लगातार प्रचार किया और बड़ा एप्रिशिएट भी किया भूपेश बघेल जी ने इस बात को कि देखिए मैनिफेस्टो में हमारी योजनाओं का जिक्र हुआ है, यानी छत्तीसगढ़ की योजनाओं का बहुत अच्छी परिभाषा उत्तर प्रदेश में भी दी गई। क्या लगता है आपको कि अगर उत्तर प्रदेश में खासतौर से वो क्षेत्र जहां पर भूपेश बघेल जी प्रचार करने गए थे वहां अगर कांग्रेस जीतती है तो ठीक है, अभी देखिए सरकार बनाना ये सब तो बहुत बात की बात होती है, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी इतना संतोष तो कर पाएंगे। विवेक जी, मेरा निवेदन है थोड़ा सा समय देंगे। उमेश जी ने बहुत सारी बातें रखी, सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों पर चुनाव है। आज का जो चरण है उसमें लगभग 58 सीटों पर चुनाव है 11 जिलों के जी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो निराशा है जो वो दिख रहा है स्पष्ट रूप से। कहीं ना कहीं आपने भी स्पष्ट रूप से कहा कि डिफेंसिव मोड पे है और पूरे यूपी की 24 करोड़ जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए कहीं ना कहीं 2017 का जो इनका संकल्प पत्र था विवेक जी, उसमें इन्होंने 24 पन्नों में 212 संकल्पों का वादा किया था। और अगर आज तक के 5 साल के शासन की बात करूं विवेक जी, उसमें तो 25% वादों को भी इनके द्वारा पूरा नहीं किया। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया है, वादा खिलाफी, महिलाएं रात में घूम सकती हैं 10-12 बजे। नहीं, तो समय नहीं विवेक जी, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं इस बात को। विवेक जी देखिए, पूरी स्पष्ट आंकड़े दूंगा। हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुगालते में है, वो वास्तविक धरातल से, सच्चाई से कौसों पर है। देखिए, कुछ वादे इनके द्वारा किए गए थे, 212 संकल्पों का वादा किया गया था। कुछ वादे याद दिला दो जो नहीं निभाए गए। 86 लाख किसानों से 36,000 करोड़ ऋण की माफी की बात की गई थी, मात्र 45 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया। आज मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की बात की गई थी, स्थापना नहीं की गई। जो है 6 एम्स फंड की स्थापना की बात की गई थी और मात्र 1 एम्स बनाया गया। आज युवाओं को लैपटॉप और फ्री इंटरनेट की बात की गई थी, नहीं दी गई। जो 4 प्रमुख शहर थे उसमें तुरंत मेट्रो की सुविधा की बात की गई थी, नहीं की गई। आज सभी कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा की बात की गई थी, नहीं की गई। और इसके द्वारा संस्कृति विश्वविद्यालय की बात की गई, उसको नहीं किया गया। और देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा, आज भारतीय जनता पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है तो सिर्फ सांप्रदायिकता, जातिवाद, छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है। अब देश की जनता और यूपी की 24 करोड़ जनता वास्तविक मुद्दे को समझ रही है कि उनका हित, उनकी जो बढ़ती, इनके शासनकाल में लगातार जो बेरोजगारी की बात करूं, आज सीएमआई के आंकड़े, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी विवेक जी, आज 2017 मार्च में जब इनकी सरकार बनी तब बेरोजगारी दर मात्र 2.4% थी और अभी जो नवंबर के आंकड़े हैं
4.8%। मतलब कहीं ना कहीं इनके कुशासन के चलते आज बेरोजगारी दर दुगनी हो चुकी है। पर और कहीं ना कहीं अपराध की बात करते गृह हैं, मंत्री आज अमित देखिए शाह एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, हाँ, उसमें गंगवानी हत्या, जी, आज केंद्रीय बच्चों से गृह संबंधित मंत्री अमित अपराध शाह है। पूरे आंकड़ों में सुनिए तो मैं इसीलिए ना, जी। इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन जी। हम करेंगे ना तो बहुत अच्छी डिबेट हो जाती है। जी उन्होंने ये कहा कि 25 साल के जी, मैं बाद, वही कह रहा था सर, 25 साल के बाद यूपी में अगर कानून राज किसी ने स्थापित जी। किया तो योगी आदित्यनाथ ने स्थापित किया। ये अमित शाह का कोट है, 5 से 6 दिन पहले दिया हुआ। विवेक जी, ये सिर्फ और झूठे और जुमले और वादे करना इनकी पूरी नीति और नियत बन चुकी है। देखिए एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जिसके आंकड़े विवेक जी पूरे देश में सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों पर पूरा विश्वास करती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हत्याओं में, बच्चों से संबंधित जुड़े अपराधों में, संगठित अपराधों में, ये चीजों में यूपी जो है पूरे अपराध के मामले पूरे देश में पहले स्थान पर है। और बेरोजगारी दर के मैंने इस पर आंकड़ा बताया कि 2.4 से बढ़कर 4.9%। तो कहीं ना कहीं आज जो यूपी की जो 24 करोड़ जनता है वो इनको आईना दिखाने वाली है, जो आतंकवाद का, जो माफिया राज का अंत होगा और वापस जो है उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान के राज की पुनर्स्थापना होगी। और कहीं ना कहीं देखिए आज ये जो 58 सीटों पर चुनाव है विवेक जी, इसमें सर्वाधिक जो वोटर्स हैं वो किसान है और युवा पीढ़ी है। आज किसानों के लखीमपुरी में किस प्रकार के मंत्री पुत्र ने अपने पहिए के रौंद दिया उसके मासूम किसानों को, चल रहा है, और इनके काले कानूनों के कारण आज 700 किसानों ने अपनी हत्या की। और कहीं ना कहीं देखिए आज उसके बाद जो आज कोविड की बात करूं, आज देश की आम जनता ने देखा कि किस प्रकार गंगा में बहती हुई लाशें थी, उसके तट पे मुर्दों को दफन किया गया था। और आज जब संसद में से प्रश्न पूछा जाता है तो गंगा में बहती लाशों के आंकड़े देने तक के तैयार नहीं है। इससे ये पूरी स्पष्ट होती है कि यूपी में योगी सरकार जो है किस प्रकार आम जनता के हितों से निडर थी। लगातार बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आज उसके बाद कोविड का मिसमैनेजमेंट, आज जो हाथरस की घटना, देखिए कहीं ना कहीं आज एक पीड़िता के परिवार को लगातार इनके प्रवक्ताओं के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा, पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बलात्कार हुआ ही नहीं, ऐसी बात कही गई। और कहीं ना कहीं आगे जब स्थिति स्पष्ट हुई तो पीड़िता और उसके परिवार को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया। आधी रात को हिंदू दाह संस्कार के नियमों का ताक में रख के जिस प्रकार से दाह संस्कार किया, पूरी यूपी की जनता ने, देश की जनता ने देखा। आज पूरे देश ने जानता है कि यूपी में किस प्रकार से आतंक राज और माफिया राज है। और कहीं ना कहीं 10 मार्च को जो यूपी की जनता है वो दूध का, अब हम पीसी रथ जी का रुख करते हैं, माफिया राज का अंत होगा और संविधान और कानून के राज की स्थापना होगी। ठीक है गंगवानी जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वही हो, तभी यूपी की जनता का भी भला होगा। पीसी रथ साहब, बहुत लंबा दशक हो गया आपको सर देश की राजनीति को देखते हुए, लेकिन यूपी में क्या इस तरह के बयान कभी हुए थे? यूपी के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, शांत करवा देंगे, शिमला बना देंगे। ये क्या इस तरह के बयान कोई मुख्यमंत्री कभी इतिहास में दिया है? जी, इसमें सबसे दुखद स्थितियां ये है कि ये भाषा का पतन इस तरह से इन्होंने कर दिया है पॉलिटिकल पर्संस ने, कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को जिस तरह से ट्वीट कर रहा है वो भी हास्यास्पद है। और ये सब कुछ अभी जो देखा है देश ने, वो पूरा का पूरा एक किस तरह से माहौल चेंज होता है ये लोगों ने देखा है। और यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर के जो लोग बातें करते हैं उनको सबसे बड़ा हास्यास्पद तो यही लगेगा कि यूपी के जो कानून का काम जिनको देखना है, वो जो गृह राज्य मंत्री, मतलब गृह विभाग जिनके अधीन है, वो खुद पुराने हिस्ट्री सीटर रहे हैं। तो ये एक बानगी है कि किस तरह से हम लोग राज्य से लेकर केंद्र तक के कैसे लोगों के संरक्षण में इन दिनों सरकार चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार देश को नेतृत्व दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता आज जिस तरह से पॉलिटिकली रूप से जागरूक हो गई है, और मुझे लगता है कि ये जो किसान आंदोलन के दौर में जो लोगों ने चीजों को, अनुभव को महसूस किया है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा और लोग अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे, ऐसा लगता है। मतलब दलों में तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लोग एक दल से दूसरे दल कूदते भागते रहते हैं। उत्तर प्रदेश ने दल बदल भी बहुत ज्यादा भोगा है और अभी भी भोग रहा है। तो लोगों में अच्छे उम्मीदवार को चुनने की भावना जागृत हो और लोग अच्छा उम्मीदवार अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही कहा। कानून व्यवस्था की बात है तो वो जो भी सरकार आएगी वो करके दिखाएगी, तब माना जाएगा कि कानून व्यवस्था वाकई सही है। क्योंकि अपराध के आंकड़े कुछ और कहते हैं और जनता नेताओं के मुंह से कुछ और निकलता है। सही कहा आपने। घोरमोड़ी जी से हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर सत्यम भारद्वाज
जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में अभी क्या कुछ चल रहा है वो पूरी जानकारी देंगे और पहले चरण का चुनाव किस तरह से आज लगातार मतदान जारी है इसकी भी जानकारी देंगे। जी सत्यम जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आज का जो मतदान है वेस्टर्न यूपी बोला जा रहा है कि सपा और आरएलडी के पक्ष में ज्यादा माहौल बन रहा है, बहरहाल अभी क्या स्थिति वहां पर है? विवेक जी, आपको बता दूं कि मतदान काफी अच्छे चल रहा है। ठंड बहुत है, सुबह सुबह थोड़ी लोग कम घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग धूप खिलने लगी है, लोग बाहर निकलने लगे हैं। जहाँ तक सपा और आरएलडी का बात के पक्ष में मतदान को लेकर है, तो आरएलडी प्रमुख खुद वोट नहीं दिए हैं, जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। वो इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं। एक तरफ पब्लिक से अपील की जा रही है कि आप वोटिंग करिए। अच्छा। अब खुद जो जनप्रतिनिधि है वो वोटिंग से भाग रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बयान दिया है, उसके बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए हैं हिजाब को लेके। यानी किसी न किसी तरह से इस पूरे चुनाव को बीजेपी अपने पक्ष में करने के लिए बयानों का सहारा ले रही है, ताकि थोड़ा सा पोलराइजेशन हो सके। विवेक जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे हम समीकरण पे अगर बात कर लें तो 2017 में अभी जिस 58 सीटों पे वोटिंग चल रही है, 2017 की अगर बात करें तो इन्हीं 58 में से 53 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। तो ये कहना बिल्कुल कहीं से अभी तक नहीं कह सकते हम कि ये आरएलडी और सपा के खाते में जा रही है या उनके पक्ष में ये मतदान हो रहा है। जी विवेक जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, और खासतौर से 53 सीटें जीती थी। एक महत्वपूर्ण बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि कैराना का विषय काफी उठा, और कैराना का अगर हम इतिहास देखें तो 96 से लेके 2012 तक वहां बीजेपी का कब्जा रहता है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने इस बात को बहुत प्रमुखता से पलायन के मुद्दे को उठाया। क्या वाकई में इसका मुद्दा बीजेपी के पक्ष में जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। एक्चुअली यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट है मृगांका सिंह, उनका भी काफी यहाँ पे दबदबा रहा है, लोग उनको काफी पसंद भी करते हैं। तो पलायन का मुद्दा तो पहले से ही रहा है यहाँ पे, और जिस तरह से बीजेपी ने उसको भुनाया है उस तरह से वोटर काफी बीजेपी को लाइक भी कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोटिंग की बात भी कही जा रही है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे झड़प भी देखी गई है भाजपा में और सपा कैंडिडेट पे, उनके कार्यकर्ताओं में। लेकिन पलायन का मुद्दा पूरे चुनाव पे विवेक जी हावी रहेगा, और कहीं न कहीं इसका लाभ बीजेपी को होता दिखाई भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक अंतिम प्रतिक्रिया भी आपसे लेंगे। उमेश घोरमोड़े जी, आपसे हमारी जो चर्चा चल रही थी, जाहिर सी बात है आपने तो खैर बहुत सारी योजनाएं गिना दी सर, और हो भी क्यों नहीं, 5 साल आपकी सरकार वहां पर काम कर चुकी है, केंद्र में लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते ही हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल फायदा मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बीते दिनों जिस तरह से मोदी जी की रैली कैंसिल हुई, जयंत चौधरी ने कहा कि सूरज खिला हुआ था लेकिन बादल कहां लगे थे, और उन्होंने तो एक स्नैपशॉट भी शेयर किया था ट्विटर पे कि ये देखो ये वेदर रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री की रैली दरअसल खराब मौसम के तहत रद्द नहीं हुई। ये जयंत चौधरी ने ये बात कही थी, आरएलडी प्रमुख। देखिए, अंधेरा छट चुका है बीते 5 वर्षों से, और उत्तर प्रदेश में कमल खिल चुका है। और रह गई बात बादल और मौसम की खराबी, तो ठगबंधन का मौसम खराब चल रहा है और कांग्रेस पर बादल के घने साए छाए हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के युवराज को उत्तर प्रदेश आप तो अपनी मजबूती की बताइए ना सर, यूपी में आप कितने मजबूत है। चलिए, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस भी इसी तरह से चल रही है कि जितना सीट वो जीत ले अच्छा है। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, अरे मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, हमारी मजबूती ये देखिए, अगर मैं कहता तो आपको लगता कि भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता होने के नाते मैं तमाम चीजें भाजपा के विषय में और जनता का पूरा समर्थन है यही कहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से आपके पत्रकार आदरणीय भारद्वाज जी ने वहां से जानकारी अभी उपलब्ध कराई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि उन भारद्वाज जी ग्राउंड जीरो पे ही है, बड़ी अच्छी समझ रखते हैं उत्तर प्रदेश। और जी निश्चित तौर पे, और ग्राउंड
ग्राउंड जीरो से, वो निश्चित तौर पे ग्राउंड जीरो पे है, काफी अनुभवी पत्रकार है। हाँ। और उन्होंने जिस प्रकार से वहां से जानकारी दी है, और उनके जानकारी का अगर खाका आप निकाल करके देखेंगे हाँ। तो सीधे तौर पे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उन 58 सीटों की जनता भाजपा के साथ है, भाजपा के पक्ष में है। चाहे वे कोविड काल का भ्रम लगातार विपक्षी दल फैलाते रहे हो, या फिर पलायन के विषय में किस प्रकार के घृणित राजनीति करने का प्रयास किया गया हो, उन तमाम चीजों पर आज जनता मोहर लगा रही है। और मोहर लगा करके जनता इस बात को प्रमाणित करेगी कि भैया जनता तो विकास के साथ है, जनता तो बेहतर कानून व्यवस्था देने वाले के साथ है, जनता तो सच बोलने के साथ है। उन लोगों के साथ नहीं है जो हिजाब पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के साथ नहीं है जो स्कूलों के अंदर में हिजाब के साथ साथ बिकनी की भी बात कर देते हैं, उन लोगों के साथ नहीं है जिन्होंने गुंडे बदमाशों को अपने पार्टी से टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है, उन लोगों के साथ नहीं है जो बीते कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगा कराते रहे हैं, उन लोगों के साथ नहीं है जो राम भक्तों पर गोली चलाते रहे हैं। तो जनता स्पष्ट है और जनता जानती है। ठीक है, जनता स्पष्ट है, जनता आपको लगता है कि तमाम चीजों पर है तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का अवसर है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आपने कहा है। ठीक है अजय गंगवानी जी, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अभी क्या कांग्रेस में उत्साह है कि हाँ हम जीतेंगे, 7 चरण के चुनाव में खूब सारी सीटें आएंगी हमारी? विवेक जी देखिए, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। न केवल छत्तीसगढ़ की बात करूं, लगातार इनके द्वारा झूठे वादे किए गए और मात्र 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही सेम स्थिति मेरे अच्छे मित्र उमेश जी, ये उत्तर प्रदेश में मुगालती में जी रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है हमारी, देखिए कहीं ना कहीं 10 मार्च को जो पानी का पानी हो जाएगा। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार, ये अरे 10 तो पार कर लीजिए ना, मेरा निवेदन है। आपकी कितनी अच्छे से बात सुनी उन्होंने, बोलिए। बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं देखिए विवेक जी, आज मैंने स्पष्ट रूप से कहा 24 पन्नों का जो इनका घोषणा पत्र था, 212 में से 25% वादे भी पूरे नहीं किए गए। आज कहीं ना कहीं यूपी की उत्तर 24 करोड़ जनता और देखिए, और हमने देखिए हमारे जो घोषणा पत्र के वादे हैं वो हमारा कमिटमेंट है। हमने 36 में से 24 बिंदुओं के वादे पूरे किए। आज देखिए हमारा बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का उन्नति विधान घोषित किया गया है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की तर्ज पर है। हमने वहां पे किसानों की जिक्र हुआ है ना, उसका जिक्र हुआ। विवेक जी 2 घंटे के अंदर 9,000 करोड़ का माफ किया। आज 2500 रुपए समर्थन मूल्य, 400 रुपए गन्ने का मूल्य, ये सारे वादे हमारे कमिटमेंट है। और सबसे प्रमुख रूप से देखिए, आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मुख्य चुनाव ऑब्जर्वर बनाने की जवाबदारी दी गई है, तो अलग उन पर विश्वास जताता है। और कहीं ना कहीं गोधन न्याय पार्टी के प्रवक्ता गोधन न्याय का विरोध करते हैं, आज इन्हीं की संसदीय समिति आगे तारीफ करती है। और यही गोधन न्याय योजना आज उत्तर अच्छी बात है, तमाम योजनाओं को उन्होंने भूपेश साहब ने बहुत अच्छे से बताया है। जी सरकारी 1800 किलो गोबर देने वाला बैल, चलिए कितना ढूंढोगे आप? मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ कर लीजिए फिर पीसी राज जी से। 5 साल के शासन में 12 लाख 1800 किलो हमने 20 लाख रोजगार की बात की है। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इनके एसी रूम में बनाए घोषणा पत्र नहीं है, ये वहां की जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं के उनके हितों को सोचकर पूरे वादे बनाए गए। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसी हमारी सरकार बनेगी पूरे वादों को छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी बात है। ठीक है पीसी राज साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फिर हम सत्यम भारद्वाज जी का रुख करेंगे, फिर इस कार्यक्रम का समापन। जी इसमें दरअसल देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में आज जो चुनाव है उसमें मूल मुद्दे क्या हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दे ज्यादातर किसानों के मुद्दे हैं और दूसरा प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको लेकर के लगातार बात करने से केंद्र सरकार बच रही थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में दिया है रोजगार को लेकर के, उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो अनुभव है, जिस तरह से भूपेश बघेल ने वहां पर गाँव को केंद्रित नीतियों की बात की है, जिस तरह से वहां पर वो कितना वहां पर सफल हो पाएगा, ये उत्तर प्रदेश के किसानों को आप एक तरह से बहुत ही विकसित किसान है, वहां के उपज बहुत ज्यादा लेते हैं, सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं और आधुनिक कृषि करते हैं। तो उनको हम क्या सिखा पाएंगे, लेकिन उनके पास जो अपना ज्ञान है उससे उन्होंने खेती के पीछे सरकारों की क्या भूमिका है उसको समझ ली है। और वही भूमिका को इस बार चुनाव में शायद हम फलीभूत होते हुए देखेंगे और शायद वो सही निर्णय लेंगे। और जिस तरह से निश्चित तौर पे
बनाया जा रहा है, ये कैराना बहुत को लेकर अहम के जो होगा। सांप्रदायिकता बिल्कुल का माहौल बिल्कुल बना सही था, कहा आपने, उसको जो तोड़ा गया है। हाँ। और जिस तरह से अभी दूसरे मुद्दों को, हिजाब वगैरह के मुद्दों को लेकर जो माहौल बना है, उससे शायद वहां पर वातावरण पश्चिम उत्तर प्रदेश ये देखना होगा कि कितना पोलराइज्ड होता है। जिसमें अंतिम प्रतिक्रिया के लिए सत्यम भारद्वाज जी का रुख करते हैं। विवेक जी केवल 3 सेकंड। सत्यम जी विवेक जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 3 सेकंड। 10 सेकंड दीजिए। सत्यम विवेक जी जी 3 सेकंड। ठीक है सर, ठीक है सर। और विवेक जी, एकदम अंतिम मवेशियों की प्रतिक्रिया के बहुत लिए बड़ी समय हमारे समस्या पास है। बचा हुआ है। हम सत्यम जी से आज की थोड़ी सी अपडेट और ले लेते हैं। सत्यम जी, आज पहले चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का भी चुनाव 3 दिन बाद ही होगा, 14 तारीख को होगा। तो क्या कुछ लगता है बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बन रहा है या फिर एसपी के पक्ष में? ठीक है उमेश विवेक जी, सबसे पहले बात तो मैं आज के चुनाव पे अपडेट दूंगा थोड़ा हाँ सा बताइए। कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हाँ। बीच में है, लेकिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो पार्टी कैंडिडेट हों, जो भी पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं, जब उनसे कोई सवाल किए जा रहे हैं तो उनके निशाने पे सपा से ज्यादा कांग्रेस है। एक बात ये समझने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सपा जैसी चुनावी मैदान में नहीं है उत्तर प्रदेश से, लेकिन हमले जो हो रहे हैं वो कांग्रेस पे हो रहे हैं। इसका एक कारण हिजाब हो सकता है, या फिर राहुल गांधी ने जैसे सुबह ट्वीट किया कि देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो, ये भी हो सकता है। ये समझने वाली बात है। ठीक है। अभी विवेक जी, ये पहले चरण की वोटिंग है, इसके बाद दूसरे होगी, तीसरे और 7 चरण के चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्र हैं, हर जगह के मुद्दे अलग अलग हैं। हालांकि जब आप यहाँ के गांव में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग योगी को ज्यादा वोट कर रहे हैं। वो योगी को पसंद कर रहे हैं और मोदी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन यादव ग्रुप जो है, कास्ट, यहाँ पे कास्टिज्म काफी ज्यादा है, तो जो यादव वोट बैंक है वो पूरी तरह सपा की तरफ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए हम बात कर रहे थे यूपी में प्रथम चरण के मतदान की, जो कि लगातार जारी है। मथुरा की बात करें तो महाराज देवकी नंदन ने मतदान किया है। देवकी नंदन ने परिवार के साथ मतदान किया है। कृष्णानगर के श्री कृष्ण कन्या प्राथमिक पाठशाला में वोटिंग की है उन्होंने। मथुरा वृंदावन विधानसभा 84 के लिए मतदान किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान जारी है। मथुरा में महाराज देवकी नंदन ने मतदान किया है। देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने परिवार के साथ मतदान किया। कृष्णानगर के श्री कृष्ण कन्या प्राथमिक पाठशाला में वोटिंग की है। मथुरा वृंदावन विधानसभा 84 के लिए मतदान किया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान जारी है। मथुरा विधानसभा चुनाव में साधु समाज खासा उत्साहित नजर आ रहा है। आश्रमों से निकलकर संतों ने भी मतदान किया है। वृद्ध अवस्था के लोग व्हील चेयर के सहारे मतदान स्थलों तक पहुंचे। संतों ने देश को समर्पित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूपी में प्रथम चरण का मतदान लगातार जारी है। मथुरा विधानसभा की बात करें तो धार्मिक नगरी मथुरा में विधानसभा चुनाव में साधु समाज खासा उत्साहित नजर आया। आश्रमों से निकलकर संतों ने मतदान किया। वृद्ध अवस्था के लोग व्हीलचेयर के सहारे मतदान स्थलों तक पहुंचे, जबकि संतों ने कहा है कि देश को समर्पित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।